आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल ही नए एनिमे की, जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। ये एनिमे बहुत ही लंबे समय से हाइप में था और फाइनली इस एनिमे का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं इस एपिसोड के बारे में। इस एनिमे की स्टोरी करंट ईयर से 3 साल पहले शुरू हो जाती है। हमें एक आइलैंड के पास नेवी की कुछ शिप्स दिखाई जाती है। उन शिप्स पर कुछ ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग एक दूसरे से कहते हैं, हम लोगों के हथियार इन दानवों पर काम नहीं करने वाले, इसीलिए हमें ये सब काम हंटर्स पर छोड़ना चाहिए। इसी के बाद हम आइलैंड पर शिफ्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी चींटियों से लड़ रहे होते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने आर्मर पहने हुए होते हैं और तलवारों से लड़ रहे होते हैं, जबकि कुछ लोगों ने जादूगर जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं और जादू का यूज कर रहे होते हैं। हम आगे देखते हैं कि बड़ी बड़ी चींटियां बहुत आसानी से सभी लोगों को मार देती हैं, पर उनके बीच में एक लड़का बच जाता है। वो लड़का चींटियों से लड़ने में बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। एक चींटी जैसे ही उन लोगों के लीडर को मारने वाली होती है, तभी एक लड़के की एंट्री हो जाती है। वो लड़का चींटी को मारकर लीडर को बचा लेता है। हम देखते हैं कि उस लड़के के हाथ में एक किताब होती है। इसके बाद वो लड़का अपनी किताब से एक मंत्र पढ़ता है और अपने जादू से लीडर को हील कर देता है। उस लड़के के जादू से लीडर तुरंत ही हील हो जाता है। तभी बाकी की चींटियां उस लड़के पर हमला कर देती हैं। हम आगे देखते हैं कि उस लड़के की बाकी की टीम भी उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाती है। हमें उस लड़के का नाम बियोंग गू बताया जाता है। उसकी टीम में एक और लड़का होता है जिसका नाम उनशियोक होता है। वो आकर अपने जादू से चींटियों को मारकर बियोंग गू को बचा लेता है। इसके बाद बियोंग गू की टीम का तीसरा और आखिरी मेंबर यूहू आकर बाकी चींटियों को मार देता है। हमें आगे बाकी लोगों से पता चलता है कि ये 3 लोग एस रैंक हंटर्स होते हैं, जो कि हंटर्स की श्रेणी में सबसे ऊपर माने जाते हैं। सभी चींटियों को मारने के बाद उनशियोक बियोंग से कहता है, तुम हम दोनों से जल्दी निकल आए थे, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। इस पर बियोंग कहता है, मुझे माफ कर देना, बस मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहता था। इसके अलावा मुझे पता था कि तुम दोनों आकर मुझे बचा लोगे। ये दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक सफेद रंग की बड़ी चींटी आ जाती है। ये चींटी उससे पहले वाली चींटियों से ज्यादा बड़ी होती है और खतरनाक भी होती है। सफेद चींटियों को देखकर उनशियोक कहता है, मुझे ये चींटी चींटियों की बॉस तो नहीं लग रही। इस पर यूहू कहता है, शायद ये लाल चींटियों के इस झुंड की लीडर हो सकती है। इसके बाद उनशियोक और यूहू दोनों सफेद चींटी से लड़ने लगते हैं। उनशियोक हवा में उछलकर अपने जादू से सफेद चींटी पर हमला करता है। उसके बाद यूहू उस चींटी के दांत उखाड़ देता है, पर चींटी उसे दूर फेंक देती है। इसके बाद यूहू दूर से चींटी पर उसका दांत फेंक कर मारता है। दांत के फेंकने की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि इससे दांत चींटी के पेट को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है और उस चींटी की मौत हो जाती है। हम आगे देखते हैं कि लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होती। वहां पर और बहुत सारी सफेद चींटियां आने लगती हैं। ये देखकर उनशियोक कहता है, शायद ये उनकी लीडर भी नहीं थी। इतनी सारी चींटियों को अपनी ओर आता हुआ देखकर यूहू खुश हो जाता है और अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ उनशियोक भी चींटियों पर अपनी पूरी पावर से हमला करता है। इससे जंगल में एक बहुत तेज धमाका होता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जंगल के पास ही एक शहर होता है। उस शहर में एक लाल बालों वाला इंसान धमाके को देखकर कहता है, धमाके को देखकर लगता है कि वो लोग सही समय पर पहुंच गए हैं। हमें उस इंसान का नाम चोई बताया जाता है। चोई के पास बहुत सारे लोग हथियार लेकर खड़े होते हैं और उसके सामने भी बहुत सारी लाल और सफेद चींटियां शहर पर हमला करने के लिए आ रही होती हैं। चोई भी अपनी पावर का यूज करता है और उसके हाथ से आग निकलने लगती है। आगे चोई आग से चींटियों पर हमला करता है। इससे सभी लाल चींटियां मर जाती हैं, पर सफेद चींटियों को कुछ भी होता नहीं है। इसके बाद चोई सभी लोगों को सफेद चींटियों से लड़ने का आदेश देता है और सभी लोग चींटियों से लड़ने लगते हैं। आगे हमें सोलो लेवलिंग की दुनिया के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाती है। हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले अचानक से धरती पर किसी दूसरी डायमेंशन का एक पोर्टल खुल जाता है, जिसमें कई तरह के दानव और जादुई जीव रहते हैं। उन जीवों पर हमारे नॉर्मल हथियारों का कोई भी असर नहीं होता। जिनके पास स्पेशल पावर्स होती है, केवल वही लोग इन जीवों को हराने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसे लोगों को हम हंटर्स या शिकारी कहते हैं।
शिकारियों को उनकी जादुई पावर्स के हिसाब से 6 रैंक में बांटा गया है। सबसे पावरफुल हंटर्स को एस रैंक में रखा गया है। उसके बाद ए, बी, सी, डी और सबसे कमजोर शिकारी की रैंक ई में आते हैं। हमें हंटर्स की पावर के बारे में बताया जाता है कि अगर एक बार किसी हंटर्स की पावर अवेक हो जाती है तो उसके बाद चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले हमेशा उतनी ही रहती है, कभी भी उससे ज्यादा बढ़ती नहीं है। अगले सीन में हम 3 साल बाद यानी कि प्रेजेंट डे में पहुंच जाते हैं। कुछ हंटर्स एक मिशन पर जाने के लिए इकट्ठा हो रहे होते हैं। हमें 2 हंटर्स भी दिखाए जाते हैं जिसमें एक का नाम किम और दूसरे का नाम पर्क होता है। पर्क की बीबी का दूसरा बच्चा होने वाला होता है, इसीलिए कुछ और पैसे कमाने के लिए वो इस मिशन पर जा रहा होता है। आगे वहाँ पर एक लड़का आता है। ये वही लड़का होता है जो चींटियों से लड़ने में बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। हमें इसका नाम संग बताया जाता है। संग को वहाँ पर सभी लोग हेलो बोल रहे होते हैं। ये देखकर पर्क थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और किम से पूछता है कि क्या ये लड़का बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इस पर किम बताता है कि नहीं, बल्कि ये सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है। इसे सब लोग प्यार से मानव जाति का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। यहाँ तक कि पिछले ई रैंक मिशन में भी ये बहुत ज्यादा घायल हो गया था और कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती भी रहा था। अगर इसे यहाँ बुलाया गया है तो इसका मतलब ये मिशन बहुत ही ज्यादा इजी होगा। आगे किम पर्क से कहता है इस टॉपिक को हम यहीं खत्म कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ये सुन ले। पर हम देखते हैं कि संग सब कुछ सुन लेता है। संग सोचता है मैं क्या ही कर सकता हूँ, आखिर ये बात एकदम सच है। संग ये सब सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पर संग की मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम जूही होता है। जूही भी संग के साथ इस मिशन पर जा रही होती है। जूही संग से उसका ख्याल रखने के लिए कहती है और उससे उसके चेहरे पर लगी हुई चोट के बारे में भी पूछती है। इस पर संग बताता है कि पिछले ई रैंक मिशन में उसे ये चोट आ गई थी। इस पर जूही पूछती है क्या तुम्हारी टीम में कोई भी हीलर नहीं था। इस पर संग बताता है कि टीम में मेरे अलावा बाकी सभी हायर रैंक के हंटर्स थे और उन्हें किसी भी हीलर की जरूरत नहीं थी। इस बात पर जूही संग के लिए हमदर्दी दिखाते हुए कहती है कोई ऐसा कैसे कर सकता है, हर कोई स्ट्रांग नहीं होता। ये सुनकर संग कहता है कि ठीक है, सब ठीक है, मुझे पता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए। वैसे भी मुझे अब तक इन सभी चीजों की आदत हो गई है। आगे सभी लोग मिशन पर जाने लगते हैं। हंटर की इस टीम का लीडर सोंग चियोल होता है। इसकी रैंक टीम के बाकी सभी हंटर से ज्यादा होती है, इसीलिए सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। इसके बाद सभी लोग पोर्टल से एक जादुई कैद खाने में जाने लगते हैं। किम और जूही संग को ऑल द बेस्ट बोलकर पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। संग अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और उसे देखते हुए सोचता है मेरे पास यही छोटा सा चाकू है, इसके अंदर थोड़ी सी ही जादुई शक्ति है। मेरी जितनी कमाई है मैं बस उससे यही खरीद सकता हूँ, पर खाली हाथ जाने से अच्छा है मेरे पास कुछ तो है जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। ये सब सोचकर संग एक गहरी सांस लेता है और कहता है मैं आज बहुत अच्छा प्रदर्शन करूंगा। इसके बाद संग भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। अगले सीन में हमें हंटर्स के ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट दिखाया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट का नाम गो गन ही होता है। गो अपने सेक्रेटरी को उसके और सरकार के बीच में हुई बातों के बारे में बताता है। गो कहता है कि सरकार हमेशा हमें जादुई कैद खानों को खोजने के मिशन पर जाने के लिए कहती है, जिससे सरकार को लगातार कैद खानों में मिले हुए जादुई सामान मिल सके। वैसे ये चीज गलत भी नहीं है क्योंकि हम उन्हीं सामान को बेचकर अपना घर चलाते हैं। इसके बाद गो अपनी टेबल से एक जादुई क्रिस्टल निकालता है और कहता है जादुई दानवों को मारकर हमें जो भी क्रिस्टल मिलते हैं हम उन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हैं। हमें गो की बातचीत के साथ ही संग भी दिखाया जाता है। संग जादुई कैद खाने में एक दानव को मारकर अपना पहला क्रिस्टल हासिल कर लेता है, पर तभी एक हरा दानव संग पर हमला कर देता है। उस दानव के हमले से संग का चाकू चटक जाता है। इसके बाद जैसे ही संग दानव पर अपने चाकू से हमला करता है, संग का चाकू टूट जाता है और दानव अपनी तलवार से संग के पेट को काट देता है। इससे संग का बहुत सारा खून बहने लगता है। तभी वहां पर पर्क सही समय पर आकर हरे दानव को मार देता है। हमें आगे पता चलता है कि जूही एक हीलर होती है और वो संग को हील करने लगती है। आगे हम फिर से प्रेसिडेंट गो पर शिफ्ट हो जाते हैं। गो आगे बताता है जो जादुई पत्थर हाई रैंक वाले जादुई दानवों से हासिल होते हैं उनका यूज करके हम स्ट्रॉन्ग हथियार बना सकते हैं।
बाद में उसका यूज करके हम और स्ट्रॉन्ग दानवों को हरा सकते हैं। इसके अलावा कुछ जादुई माना पत्थर खुद में एक तरह के हथियार होते हैं, पर उनका असर दूसरे जादुई पत्थरों की तुलना में थोड़ा कम होता है। आगे गो कहता है, सरकार इन जादुई पत्थरों का यूज करके एक नई तरह की एनर्जी बनाना चाहती है। ये एनर्जी न्यूक्लियर पावर से ज्यादा सेफ होती है और हाइड्रो पावर्स, विंड पावर्स, जियोथर्मल पावर्स इन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा इससे बहुत ही कम एयर पॉल्यूशन होता है। हम इसे एक तरह की आइडियल ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं। सरकार इसका यूज बिजली पैदा करने में करेगी। इन जादुई पत्थरों को लाने का काम केवल हंटर्स ही कर सकते हैं, इसीलिए सरकार के लिए हंटर्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम फिर से जादुई कैद खाने पर शिफ्ट हो जाते हैं। सभी हंटर्स मिलकर उस जादुई कैद खाने के बॉस को मार देते हैं। इस पर सभी हंटर्स बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ जूही संग को हील कर रही होती है। जूही संग से पूछती है, क्या तुमने ये काम केवल सभी चीजों से तंग आकर चुना है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम किसी न किसी दिन अपनी जान से जरूर हाथ धो बैठोगे। इस पर संग जूही से माफी मांगने लगता है। जूही कहती है, मैं क्या तुम्हारी सॉरी का अचार डालूंगी, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। हम आगे देखते हैं कि सभी हंटर्स पूरे कैद खाने की छानबीन करने लगते हैं, पर उन्हें कुछ ज्यादा कीमती चीज नहीं मिलती है। उन्हें देखकर संग भी सोचता है, मुझे बस केवल ई रैंक का जादुई पत्थर मिला है, मैंने फालतू में ही इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। आगे हम देखते हैं कि एक हंटर को वहां पर एक गुफा दिखाई देती है। इस पर दो हंटर्स आपस में बात करने लगते हैं कि जब हम किसी जादुई कैद खाने के बॉस को हरा देते हैं तो उसका पोर्टल बंद होने लगता है, पर इसका पोर्टल अभी भी खुला हुआ है। ये थोड़ा अजीब है। गुफा को देखकर टीम का लीडर सॉन्ग कहता है, ऐसी सिचुएशन में हमें ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जानकारी दे देनी चाहिए और उसके बाद जो भी वो ऑर्डर दे उसको फॉलो करना चाहिए। इस पर कुछ हंटर्स कहते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो बाकी का खजाना हमारे बाद आने वाले हंटर्स को मिल जाएगा। वैसे भी ये एक डी रैंक मिशन है। ये सुनकर सॉन्ग कहता है, तुम बात तो सही कह रहे हो, पर यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें आगे चलने से पहले वोटिंग कर लेनी चाहिए कि कौन जाना चाहता है और कौन नहीं। हम देखते हैं कि टीम में 6 लोग गुफा में जाने के फेवर में होते हैं और बाकी के 6 लोग ना जाने के फेवर में होते हैं। इसमें जूही भी शामिल होती है। इसके बाद संग से पूछा जाता है। संग सोचता है, मुझे पता है डी रैंक कैद खाना मेरे लिए कितना खतरनाक है, पर जब से मेरे पिताजी लापता हुए हैं मेरे परिवार का सारा बोझ मेरे ऊपर ही आ गया है। मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका इलाज का खर्चा और मेरी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा सब मुझे ही देखना है, इसीलिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ऐसा सोचकर संग गुफा में जाने के लिए हाँ कर देता है, जिससे टोटल 7 वोट गुफा में जाने के फेवर में आ जाते हैं। अगले सीन में हमें हंटर्स के सिलेक्ट होने की प्रोसेस दिखाई जाती है। एक पीले बाल वाले लड़के से एक बड़ी सी काली बॉल पर हाथ रखने के लिए बोला जाता है। इस बॉल का यूज करके किसी भी इंसान के अंदर जादुई पावर्स का पता लगाया जाता है। हमें वहां पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है जिसने एक नीले कलर का जैकेट पहना होता है। हम आगे देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक इंसान चोई को बताता है कि एक बी रैंक और 2 सी रैंक हंटर्स ने हमें ज्वाइन किया है। इस पर चोई कहता है, एज और जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे नहीं लगता कि हमारी एजेंसी में से किसी का भी टैलेंट चाहे इनसे ज्यादा स्ट्रांग है। हम आगे देखते हैं कि 2 गुंडे स्कूटर पर एक लड़की का पर्स चुरा लेते हैं। उन्हें रास्ते में टोपी पहने हुए एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। जैसे ही स्कूटर लड़की के पास पहुंचता है, लड़की स्टाइल से हवा में जंप करके गुंडों से पर्स छीन लेती है। इससे स्कूटर का बैलेंस बिगड़ जाता है और गुंडे रोड पर गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि उस लड़की की टोपी जमीन पर गिर जाती है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही होती है। आगे वो लड़की अपनी टोपी पहन लेती है और जिस लड़की का पर्स होता है वो भी वहां पर आ जाती है। टोपी वाली लड़की दूसरी लड़की को उसका पर्स वापस कर देती है। आगे भीड़ टोपी वाली लड़की को पहचान लेती है। हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं चा हाय इन होती है। ये एक एस रैंक हंटर होती है। भीड़ को देखकर चा हाय इन थोड़ा नर्वस हो जाती है और वहां से भाग निकलती है। इसके बाद हम फिर से जादुई कैद खाने पर शिफ्ट हो जाते हैं। सभी लोगों को गुफा में चलते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। एक हंटर कहता है कि अगर हमने बॉस को हरा दिया है तो 1 घंटे के अंदर पोर्टल बंद हो जाना चाहिए। इसके हिसाब से हमारे पास केवल 20 मिनट बचे हुए हैं।
दूसरी तरफ संग जूही से माफी मांगने लगता है कि उसकी वजह से उसे भी गुफा में आना पड़ा। इस पर जूही संग पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम अभी थोड़ी देर पहले ही मरने से बचे हो। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पेट और पैर को हील किया है। क्या तुम बिल्कुल पागल हो? ये सुनकर संग सोचने लगता है, जूही एक बी रैंक हंटर है, उसी की वजह से मैं हर बार बच जाता हूँ। आगे जूही कहती है, तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए और मुझे डेट पर चलने के लिए पूछना चाहिए। इस पर संग थोड़ा हड़बड़ा जाता है। हम आगे देखते हैं कि सभी लोग एक बड़े दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। दरवाजे को देखकर सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि इतना बड़ा दरवाजा यहाँ पर कैसे है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। पर उसके बाद भी कुछ लोग अंदर जाने लगते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि जो लोग एजेंसी में भर्ती हुए होते हैं, प्रेसिडेंट गो उन्हें एजेंसी के बारे में बता रहे होते हैं। हमें वहाँ पर नीले जैकेट वाली लड़की भी और पीले बाल वाला लड़का भी बैठा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद गो कहता है, फ्यूचर में आप में से कुछ लोग हंटर्स बनेंगे और शायद कुछ लोग नहीं बनेंगे। दूसरी डायमेंशन के पोर्टल खुले हुए 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। उसके बाद भी बहुत सारे अनसुलझे रहस्य बाकी है। एक हंटर बनना बहुत ही जोखिम भरा काम है। इस काम में मिशन पूरा करने के बाद भी तुम बेफिक्र नहीं हो सकते हो। जिंदा रहने के लिए तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा। आगे हम फिर से कैद खाने पर शिफ्ट हो जाते हैं। सभी लोग दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके अंदर चारों तरफ लगी हुई मसाले जलने लगती हैं। हम देखते हैं कि कमरे में चारों तरफ बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी होती हैं और कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ी राजा की मूर्ति भी होती है जो एक चेयर पर बैठी होती है। हमें जमीन पर एक जादुई सर्कल भी दिखाया जाता है। उसके अलावा एक जगह पर कुछ लिखा भी होता है। आगे सॉन्ग जाकर उसे पढ़ने लगता है। हमें इस जगह का नाम कार्टेनन टेम्पल बताया जाता है और उसमें कुछ आदेश लिखा होता है। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की तारीफ करो। तीसरा, भगवान पर भरोसा रखो। सॉन्ग ये सब पढ़ ही रहा होता है, तभी जूही संग से कहती है, मैंने अभी इस बड़ी राजा की मूर्ति की आंखों को हिलते हुए देखा है, ये हमें घूर रही थी। ये सुनकर संग कंफ्यूज हो जाता है। आगे सॉन्ग चौथा आदेश पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि जो भी ये सब नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता है। हम देखते हैं कि कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं। एक हंटर वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है। सॉन्ग उस शिकारी को रोकने की कोशिश भी करता है, पर जैसे ही वो गेट खोलने की कोशिश करता है, उस गेट के पास खड़ी एक मूर्ति उस शिकारी का सर काट देती है। उस हंटर की लाश को देखकर बाकी के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। इसके बाद राजा की मूर्ति अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। ये सभी चीजें देखकर संग शॉक हो जाता है और सोचता है, जो हंटर अभी मारा गया वो एक डी रैंक का हंटर था और मुझसे कई ज्यादा स्ट्रांग था, पर पलक झपकते ही उसकी मौत हो गई। ये बहुत ही अजीब है। ये तो एक डी रैंक का जादुई कैद खाना था। आखिर ऐसे दानव यहाँ कैसे हो सकते हैं? बड़ी राजा की मूर्ति को हिलता हुआ देखकर सॉन्ग सोचता है, अगर ये मूर्ति हिल रही है तो इसका मतलब इस कमरे में सभी मूर्ति जिंदा है। आगे जैसे ही संग राजा की मूर्ति को घूरता है, उस मूर्ति की आंखें हिलने लगती हैं। ये देखकर संग सोचता है, मैं अब तक कई बार जिंदगी और मौत के बीच आ चुका हूँ। मैं मेरे पहले जादुई कैद खाने को खोजने के मिशन में अपनी टीम से बिछड़ गया था और एक ई रैंक के दानव ने मुझ पर हमला कर दिया था, जिसके बाद मैं कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा था। एक बार तो मैं एक भूल भुलैया में फंस गया था और लगभग भूख प्यास से मरने ही वाला था। यहाँ तक कि लो रैंक जादुई कैद खानों में भी मुझे जिंदगी और मौत से लड़ना पड़ता है। बाकी के हंटर्स जादुई पत्थरों को बेचकर स्ट्रॉन्ग हथियार खरीद लेते हैं, जिससे वो स्ट्रॉन्ग दानवों को हरा सके और उन्हें बड़ा इनाम भी मिल सके, जबकि मेरे पास एक छोटा चाकू के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये भी टूट जाए तो मुझे बिना हथियार के दानवों से लड़ना होगा। उसके अलावा मेरे जूते भी फटे हुए हैं। मेरी जिंदगी हमेशा से ही ऐसी चली आ रही है। उसके बाद भी मैं ये जोखिम भरा काम कर रहा हूँ जिससे मुझे कुछ पैसे मिल सके। मैं बचने के लिए हमेशा अपने आसपास की चीजों को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ, इसीलिए मुझे पता है। ये सोचकर संग सभी लोगों को चिल्लाकर नीचे झुकने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि राजा की मूर्ति के आंखों से आग निकलने लगती है जो खड़े हुए लोगों को जलाकर राख कर देती है।
इससे बाकी के लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। हम देखते हैं कि संग जूही को बचा लेता है। संग सोचता है आखिर ये सब कैसे हो गया, हम लोग यहाँ पर कैसे फंस गए और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। संग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सोचता है मैं अब मरने वाला हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था सोलो लेवलिंग का पहला एपिसोड। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा और क्या आप आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। कमेंट जरूर करें।